Yes, students, let's start our discussion with prokaryotic cells. ठीक है, यानी हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखेंगे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड फ्लोरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो दे आर जनरली स्मॉलर, छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में, और इनका शेप और साइज बहुत वेरिएबल होता है, डिफरेंट शेप के और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जो 4 बेसिक शेप्स हैं उसमें आते हैं बैसिलस जो रॉड लाइक होता है, कॉकस जो स्फेरिकल शेप्ड होता है, विब्रियो जो कॉमा शेप्ड है और स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप्ड है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिमिलर है, चाहे प्रोकैरियोट्स की वैरायटी और मतलब शेप और फंक्शन अलग है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आपको एक बैक्टीरिया की फिगर दिखाई है, फ्लोरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म की, वायरसेस की और एक यूकैरियोटिक सेल की। ठीक, तो आप देखेंगे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास क्या होती है, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, और देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है, अनकवर्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और जीनोमिक डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए के अलावा जो बैक्टीरिया है इसके पास सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक जीनोम होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, और ये जो होते हैं स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं। स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। देखेंगे, देखिए आगे जो प्लाज्मिड डीएनए है कॉन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। ठीक, ये क्या बताता है, एक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर बताता है ऐसे बैक्टीरिया के लिए, और एक ऐसा कैरेक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक के लिए, यानी एंटीबायोटिक का एक्ट उनके ऊपर नहीं हो पाता। तो हायर क्लासेस में आप देखेंगे जो प्लाज्मिड डीएनए है इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, यानी जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डीएनए होता है, ठीक है, वो अपने साथ वो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी जब हेरिडिटी होती है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो डीएनए इनहेरिट होता है, तो वो अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, और वहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर डीएनए होते हैं, ठीक है, उनको आप प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक, और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये सर्कुलर डीएनए होते हैं और ये डीएनए के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें पाई जाएगी, अब यूकैरियोट्स में। ठीक, तो नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स जैसे नहीं होते। ठीक, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास यूनिक इंक्लूजन्स होते हैं, अंदर की तरफ मुड़ी हुई फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, और स्पेशलाइज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको आप म्यूजोसोम कहते हैं। ये ही प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है, ये दोनों चीजें यूकैरियोट्स में नहीं होती। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए, यानी सेल की कवरिंग कैसी है और वो कैसे मॉडिफाइड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, यानी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जनरली अगर हम एक केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, तो उसके पास एक सेल की कवरिंग यानी एनवेलप होता है। ये जो एनवेलप होता है ये टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर प्लाज्मा सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन कवरिंग हो गई, सबसे पहले हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, बैक्टीरिया क्लासिफाइड होते हैं ग्रुप्स में और वो डिफरेंसेस देते हैं। तो हम 2 टाइप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग को शो करें,
जब हम बैक्टीरिया को स्टेन्स में डालते हैं, ठीक है, स्टेन्स होते हैं ना, मिथाइलिन ब्लू, सैफरेन, तो इन अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन्स में डालते हैं, जो बैक्टीरिया स्टेनिंग शो करते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो स्टेनिंग शो नहीं करते उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग है वो अलग अलग बैक्टीरिया में पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होती है, कहीं कम होती है तो कहीं ज्यादा होती है। तो भी लूज शीट जैसे कि स्लाइम लेयर, कई जगह पर ये टाइट शीट थिक होती है और टाइटली पैक्ड होती है जैसे कि कैप्सूल। जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन करती है उसकी शेप को, ठीक, और एक सपोर्ट देती है बैक्टीरिया को और उसको कोलैप्स होने का या फिर वापस अपनी पोजीशन गेन करने के लिए स्पेस देती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है और वो बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने में मदद करती है, ठीक। जैसे हमारी स्किन होती है ना, हमारी स्किन का भी क्या काम है, हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट के एयरी पार्टिकल्स या बाकी सब चीजों के कांटेक्ट में लाने में मदद करती है। ऐसे ही होती है इनके पास, जो इसको बाहर के एनवायरनमेंट से मिलाने में मदद करती है। तो जो सेल वॉल होती है वो शेप डिटरमाइन करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और इंटरेक्शन कराने में हेल्प करती है। एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है मीजोसोम, जो केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, और ये इसमें क्या होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला होते हैं। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट यानी कॉपी होने में मदद करते हैं, और नई नई डॉटर सेल्स बनने में भी यही मदद करते हैं। ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने में, एंजाइम्स को बढ़ाने में। कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिन्हें आप क्रोमेटोफोर्स कहते हो। जहां पर भी क्रोमा वर्ड आ जाता है, क्रोमा का मतलब कलर्ड बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरियल सेल होती है वो मोटाइल यानी मूव भी कर सकती है, नॉन मोटाइल यानी इमूवेबल भी हो सकती है। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास एक्सटेंशंस होंगी जिन्हें आप फ्लैजिला कहेंगे। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक। देखिए देखिए बेटा, ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ फ्लैजिलिन है, ये हुक है और ये बेसल बॉडी है, ठीक है। तो ये पूरी जो मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी, और फ्लैजिलिन और बेसल बॉडी को हुक से कनेक्ट किया जाता है। देखिए, तो बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के साथ साथ पिल्लाई और फिम्ब्रिये होते हैं। ये भी, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है स्ट्रक्चर देने में, लेकिन मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। पिल्लाई जो होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई है, और फिम्ब्रिये जो होते हैं ये स्प्रॉटिंग में यानी सेल को बढ़ने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक। फिर आते हैं, ये अभी हमारा प्रोकैरियोट्स ही चल रहा है। फिर आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, जो हमारी प्रोकैरियोट्स में है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो किसमें है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल के अंदर। फिर हम देखेंगे they are about 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। ये 15 से 20 नैनोमीटर साइज के होते हैं, और ये 2 सब यूनिट 50S और 30S यूनिट के बने होते हैं, और जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये 70S टाइप का राइबोसोम बनाते हैं, ठीक। राइबोसोम्स क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और एक पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम नाम की चेन बनाते हैं, और वो ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को प्रोटीन में। फिर आती है इंक्लूजन बॉडी। तो जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो इंक्लूजन बॉडी बनाता है। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूमती हैं, और जैसे कि फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स,
ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये गैस वैक्यूल्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन या पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो ये सब इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा बॉडीज होती हैं, रिजर्व मटेरियल होता है जिसकी फॉर्म में इनके अंदर स्टोरेज होती है। देखिए बेटा, अब है यूकैरियोटिक सेल, यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई ये सब आ जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट यानी बीच बीच में गैप बने हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के बीच में, और वहां पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी सारे सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ मेम्ब्रेन है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक। और यूकैरियोटिक सेल के पास लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी है, चलने के लिए, मोशन के लिए और सेल को स्केलेटन देने के लिए। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है और क्रोमोसोम बनाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स होती हैं डिफरेंट होती हैं फॉर्मर, मतलब प्लांट और एनिमल सेल अलग हैं। जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल है, प्लास्टिड है और एक बड़ा सा वैक्यूल है, और ये तीनों चीजें एनिमल सेल में नहीं है। जबकि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल है और वो प्लांट्स में नहीं है। देखिए आपको यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर दिख रही है। देखिए कितना बड़ा वैक्यूल आपको दिखेगा प्लांट सेल में, ये रहा फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है। ठीक, ये हमने देख लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है और प्लास्टिड यानी कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है। जबकि ये तीनों चीजें एनिमल सेल में नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल का है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही देखिए हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1950 में देखी, और वहां देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल स्टडी से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन पे स्पेशली आरबीसी पे जो स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसी दिखती है। तो आप इस फिगर में देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से अरेंज है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक तरीके से। देखिए इस तरीके से इसके एंड्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो इसके ये पार्टिकल्स होते हैं इनको हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स कहते हैं, और जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी ये अपने आप को लिक्विड से वाटर से दूर रखेगी टेल, लेकिन इनके हेड हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग होंगे, वाटर की तरफ रहेंगे। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से ही अपने आप को अरेंज रखते हैं। फिर देखेंगे इसमें बीच बीच में शुगर है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड बाइलेयर इसको कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे बना के दिखाई है, और बीच में कोलेस्ट्रॉल के भी पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ये है पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस तक आपको ये स्ट्रक्चर पढ़नी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक, तो ये है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, जिसमें से आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब किसी ट्रांसपोर्ट को कराने में एनर्जी की जरूरत ना पड़े तब आप उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, लेकिन अगर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तब आप उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसी के साथ अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है तब आप उसको डिफ्यूजन कहेंगे, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तब आप उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।